नमस्कार, स्वागत है आपका अनंत ज्ञान टीवी में। मेरी ईद वशिष्ठ एक बार फिर आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। नगरोटा बगवां एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप देखेंगे कि डेवलपमेंट हो रही है और वो धीरे धीरे और वो बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं बैठी हूँ एसडीएम ऑफिस में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसडीएम साहब मुनीश शर्मा जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मुझे आपने यहाँ पे आज आप आए हैं और नगरोटा के बारे में विशेष करके चर्चा के लिए आप यहाँ पे उपस्थित हैं। जी मैं आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोग ऐसा माध्यम है जो लोगों की जो जन समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए एक बहुत बढ़िया मंच है और उनका समाधान भी तुरंत होता है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। जी सर, 2 साल 2 महीने हो गए हैं सर आपको यहाँ पर, और इस कार्यकाल में कितनी कठिनाइयाँ परेशानियाँ रही और कितना डेवलपमेंट जितना आपने पहले नहीं देखा होगा और अब हुआ है? देखिए, मैं प्रदेश के विभिन्न भागों में हमें सर्विस करने का मौका मिलता है। नगरोटा बगवां जब मैं आया तो मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये जो हमारा क्षेत्र है नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र, इसमें विकास को देख के ऐसा लगता है कि ये ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र नहीं लगता है, पूरी तरह से एक शहरी विधानसभा क्षेत्र लगता है। बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं यहाँ पे हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज, इसको लगभग प्रदेश में तो सब जानते हैं, पूरे देश में इसका नाम है। इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ है, डिग्री कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक हैं, ITIs हैं, और भी स्टेट ऑफ आर्ट जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट होने चाहिए वो सारे, फार्मेसी कॉलेज है। तो बहुत जो एक इलाके की तरक्की के लिए, लोगों की आगे बढ़ने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सब मौजूद हैं यहाँ पे। और SDM ऑफिस भी 2018 में यहाँ पे विधानसभा में खुला है। तहसील ऑफिस खुले हैं, BD ऑफिस खुले हैं। तो ये सारे जो ऑफिस हैं, PWD का ऑफिस जो था वो टांडा होता था, उसका ऑफिस भी यहाँ नगरोटा में आ गया है। अब था टांडा भी हमारा ही पार्ट है, लेकिन वो यहाँ पे आ गया है। इस अतिरिक्त HRTC का बस स्टैंड है यहाँ पे, एक डिपो है HRTC का, जो बहुत बड़ी बात है। बड़ो में हमारे पास HRTC के लिए बस स्टैंड बना हुआ है। तो ये सुविधाएं यहाँ बहुत कम जगह पे मिलती हैं, इतनी सारी सुविधाएं। और मैं इस जगह की एक बहुत मुझे खासियत लगती है कि लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। और मैं देखता हूँ कि लोग खुद उत्सुक रहते हैं कि हमारे इलाके का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। और समस्याएं, आपने ठीक कहा, हर जगह होती हैं। समस्याओं का कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, हर जगह की अपनी अपनी कठिनाइयाँ होती हैं, चुनौतियाँ होती हैं। लेकिन हमारा या मेरा ये मानना है कि हम लोग जो हैं वो चुनौतियों के लिए ही बने हैं। क्योंकि जब आप किसी अधिकारी के रूप में किसी जगह आपकी पोस्टिंग होती है तो लोगों की समस्या हल करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और हमें उन लोगों की समस्या उस तरह से हल करनी चाहिए, जैसे हम, मान लो हमारे को कोई समस्या आ रही है और हम उस किसी के पास उस समस्या के हल के लिए जा रहे हैं, तो जो समाधान हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वही समाधान हम दूसरों के लिए करें। जी सर, जैसे आपने सुख सुविधाओं की बात की, तो जहाँ पे सुविधा भी है वहाँ पे कहीं कहीं नुकसान भी होते हैं। पिछले दिनों 2 हफ्ते पहले की बात करें तो पहले पेट्रोल पंप के पास एक एक्सीडेंट हुआ था। फिर हाल फिलहाल में ही अभी पिछले दिनों ओल्ड बस स्टैंड में एक गाड़ी जो है वो मिठाई की दुकान में घुस गई थी। कल एक एक्सीडेंट हो गया था। तो उस पर सर किस तरह से रोकथाम की ज़रूरत है यहाँ? देखिए, कानून हर चीज़ के लिए बना हुआ है। हम मानते हैं कि समय समय पे चालान भी होते हैं, लेकिन जो देखिए ऐसे जो चालान या दूसरे सिस्टम हैं, इससे यदि जनता ने सुधरना होता तो आज तक सारी जनता सुधर गई होती। देखिए, जान सबको अपनी प्यारी होनी चाहिए, अपनी सुरक्षा लोगों को खुद करनी चाहिए। हेलमेट आगे वाले ने भी लगाना है, पिछले सीट पे बैठे वाले ने भी लगाना है, क्योंकि सरकार ने ये मैंडेटरी किया हुआ है। स्पीड लिमिट में चलना है, नशा ना किए हुए चलना है, आपने रोड की स्थिति को ध्यान के देखते हुए चलना है, मौसम की स्थिति को देख के चलना है। यदि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि देखिए दुर्घटना जो है वो, उसके लिए हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कुछ हद तक हमारी ही गलती होती है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, मैं आपको यदि आंकड़ा बताऊं तो ये जो मलाह से लेके सुनेड़ तक हमारा जो सीधा रोड है बिल्कुल, इसमें सबसे ज़्यादा जिला कांगड़ा में यदि कहीं एक्सीडेंट का कोई डाटा है, एक सॉफ्टवेयर है IRAD करके, इंडियन रोड एक्सीडेंट डाटा पोर्टल है, आप खुद भी देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन ए गिवन ईयर का यदि कभी भी आप डाटा उठा के देख लो या किसी क्वार्टर का डाटा उठा के देख लो, तो सबसे ज़्यादा इसी स्ट्रेच में होते हैं।
इसका मुझे जो कारण लगता है, एक तो बहुत ये प्लेन स्ट्रेच है, 4-5 किलोमीटर का बिल्कुल सीधा स्ट्रेच है, और एक बार जो स्पीड पकड़ता है वाहन चालक तो वो उसको रोकने की, स्लो करने की कभी कोशिश नहीं करता है। और यदि आपने स्पीड आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। तो हम बार बार लोगों से अपील करते हैं, समझाते हैं, कई तरह के रोड सेफ्टी की एक्सरसाइज चलती रहती हैं, बताया जाता है, लेकिन फिर भी हमें दुख होता है जब कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसमें किसी की जान चली जाती है। तो आजकल मैं देखता हूँ कि युवा जो हैं, कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि एक फैशन चला के इन्होंने नए नए तरह के कोई चले थे मुर्गे के रंग के, हाँ, कलर के वाले रंग बिरंगे रंग बिरंगे, कोई खरगोश की तरह हेलमेट थे, कोई मुर्गे की तरह हेलमेट थे। तो मुझे लगा, फिर मैंने पता किया, मैंने कहा ये हेलमेट मुझे थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा। मैंने कहा शायद ये बच्चे जो हैं ये सेफ्टी के प्रति अवेयर हो गए, चलो इस डिज़ाइन की वजह से यदि हेलमेट लगाते हैं तो तब भी इनकी सुरक्षा है। लेकिन बाद में जब मैंने पता किया तो वो जो हमारी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट नहीं करता है, वो केवल एक मात्र 100 पीस है। तो मुझे लगा, तो मैंने कहा ये तो और भी ख़तरनाक है, यदि इससे बच नहीं सकते हैं तो ये तो दिखाने के लिए लगा रहे हैं, ये तो लोगों को ऐसे ही इम्प्रेस करने के लिए लगा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम यही लोगों से चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। हम चालान करने को कर देंगे, बहुत हैवी चालान है, 5,000 है, 10,000 है, लेकिन वो चालान उनके माँ बाप को भरना पड़ेगा। उन बच्चों के पास तो अपने खर्चे के पैसे नहीं हैं। तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर दुर्घटनाएं भी ऐसे ही होती हैं, और रात को भी हम देखते हैं कि, और सबसे ज़्यादा दुर्घटना का एक ही कारण होता है कि आप स्पीड को यदि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो उससे दुर्घटनाओं का चांस बढ़ जाता है। और आप दूसरी समस्या की बात कर रहे थे, आवारा पशु। आवारा पशुओं की वजह से भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। और पशु, हम कई बार सोचते हैं कि पशु जो हैं, जो सड़कों पे छोड़े हैं वो तो हैं ही हैं, आए दिन नए बच्चे गाय के सड़कों में देख रहे हैं हम, और संख्या बढ़ रही है। और ये धीरे धीरे क्या है, जब लोगों ने अब पशु पालना, मुझे लगता है कि शायद देख के तो यही लगता है कि अब बहुत कम घरों में पशु बचे होंगे, अदरवाइज़ उन्होंने छोड़ दिया सारा ये। अब इतना सारा पशुधन जो है यदि सड़कों पे आ जाएगा, जो कभी हर घर उसको संभालता था, तो उस इतने सारे पशुधन को मतलब किसी एक जगह रखना, जैसे हमारे पास भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एक पशुशाला, मसल में भी एक पशुशाला बनी हुई है, हमारी बनी है इधर नीचे जलबिंबी के पास है, हाँ वहाँ पे बनी है, मटियारी बोलते हैं उस जगह को। तो उसका भी थोड़ा सा काम बचा हुआ है, उसका एस्टिमेट भेजा हुआ है, लेकिन उसमें भी इतनी जगह नहीं है कि पूरे शहर के या पूरे इलाके के जो पशु हैं उनको हम रख सकें। वो 60-70 पशुओं की कैपेसिटी के लिए बनी हुई है। और यहाँ तो मुझे लगता है कि 1000 तो सड़कों पे ही घूम रहा है, बाकी गांव में और इलाकों में पता नहीं कितने पशु, असंख्य पशु हैं। तो कहने का मतलब ये बहुत बड़ी समस्या जो है, ये केवल हमारे इलाके में नहीं है, पूरे प्रदेश में इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। और पता नहीं क्यों लोग, क्योंकि पशु जो था वो केवल एक दूध का साधन नहीं था, या पशु खेती-बाड़ी में सहायता करता था, जो घास होती थी उसका भी कंजप्शन होती थी। मतलब पशु जो था एक प्रकार से पूरे का पूरा एक सिस्टम था। और परिवार की आर्थिकी, कई लोगों की तो दूध बेच के ही अपने बच्चों को पढ़ाते थे, या उनका आय का साधन था, या अपने परिवार का पालन पोषण करते। ना भी बेचें, लेकिन जो हेल्दी दूध आप पैकेट के पीने से तो अच्छा है कि आप अपने घर का जो चीज़ें हैं उनको कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे आप घी बना रहे हैं उससे, चाहे दूध का कोई और प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन कम से कम आपको पता तो आप क्या खा रहे हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि हम दे देंगे, बाज़ार के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है वो अब जैसे आ भी रही है, आपको भी ध्यान में होगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं अब मतलब लोग कह रहे हैं कि इस उम्र में तो कुछ बीमारी होनी नहीं चाहिए, उस बीमारी में बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं उनको। तो ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो बीमारियों से ग्रस्त हो गई है। कई प्रकार की बीमारियां हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां लग गई हैं, जिनका कभी हम नाम नहीं सुनते थे, वो हर तीसरे व्यक्ति को हो गई हैं। तो यदि आपने खान पान, अपना लाइफस्टाइल, अपने वर्किंग ये नहीं सुधारी, तो आने वाला समय जो है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, वो तो खाई सारा जंक फूड रही है जी। तो उसका भविष्य जो है क्या होगा। हम तो फिर भी चलो अच्छा ग्रेन, जो होल ग्रेन खाते हैं, मोटा अनाज जिसकी बात की जाती है, पर ये तो फास्ट फूड खा रहे हैं सारे, पता नहीं उसमें क्या है, कितनी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, क्या है। तो इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि परिस्थितियाँ जो हैं धीरे धीरे हमें समाज को बदलना पड़ेगा, समाज में जागरूकता लानी पड़ेगी कि हमें पुरानी चीज़ें जो हैं उनको सहेज के रखना पड़ेगा, उसी सिस्टम पे वापस जाना पड़ेगा। आपके पास जितना मर्जी पैसा हो जाए, जितने मर्जी आप शहर में अच्छे मकान बना ले, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कोई चीज़ ठीक नहीं है। यदि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो समझ लीजिए कि आप के पास जो कुछ भी है वो सब बेकार है जी।
तो सर जैसे आप कह रहे हैं ना कि आवारा पशु, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पालतू हैं और जो टैग वाले हैं, जो गाय आपकी जितनी भी दिखेंगी वो सब हैं। आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी, जो हमारी सब्जी मंडी है जो बॉय स्कूल के पास है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हमने पशुधन देखा है, वहाँ पर भी रहता है। तो सर वो डंपिंग साइट का भी क्या है, क्योंकि साथ में स्कूल है, साथ में डंपिंग साइट है, भी काम फिलहाल वो चल रहा है, बट फिर भी उसका कितना तक रह गया है काम? देखिए, शहरों में गार्बेज की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। गार्बेज का मतलब है कि हर घर से दरवाजे से बाहर कूड़ा निकल आता है, लेकिन उसके बाद उसका क्या करना है कोई नहीं सोचता। एमसी हमारे नगर जो परिषद है, ये भी डोर टू डोर इन्होंने कलेक्शन का साधन रखा हुआ है, लेकिन 5-6 महीने क्या हुआ, 5-6 महीने के 7-8 महीने पहले की बात है, ये जो इन्होंने सब्जी मंडी के पास एक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट लगाई हुई है वेट वेस्ट के लिए। ड्राई वेस्ट तो ये अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री वाले ले जाते हैं, लेकिन एसीसी और अंबुजा में चला जाता है ड्राई वेस्ट। लेकिन वेट वेस्ट जो है, गीला कचरा जिसको बोलते हैं, या जो गीला कूड़ा जो घरों से निकलता है, या गीली जो सब्जियां छिलके जो भी निकलता है, उस सब को इकट्ठा करके उसके प्रोसेसिंग के लिए लगाया था। लेकिन हमने भी कई बार महसूस किया, खास करके साथ में एक बॉय स्कूल हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहाँ पे है, तो अंदर उस कैंपस में खड़े होने की मुश्किल थी, इतनी ज़्यादा बदबू स्मेल। और लोगों ने भी काफ़ी बार शिकायत की कि ये जो है कूड़े का जो प्लांट यहाँ पे लगाया गया है, इससे हमें रात को भी सोना मुश्किल हो गया है। हर घर में जो बदबू है वो इस प्लांट से हो रही है। तो इसको बीच में अभी भी बंद है ये, इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन चली हुई है। सोच रहे थे कि कोई नई मशीन ला के इसको चलाएँगे। अल्टरनेट जगह की भी हमने एक जगह तलाश करी है, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि आप कहीं भी इस कूड़े को प्रोसेस करने के लिए ले जाना चाहेंगे, वहाँ पे कोई मशीन लगाना चाहेंगे, तो आसपास के लोगों को लगता है कि हमारे कोई सेफ समस्या होगी। और ख़ास करके शहर में ज़्यादा जगह नहीं है इस तरह का कोई यूनिट लगाने की। जब आसपास की पंचायतों में हमने एक्सप्लोर किया, तो लोगों का कहना था कि हम शहर के कूड़े को हम क्यों लें, क्योंकि जितना भी ये, और ये एक दिन की बात नहीं है। हमने ये भी कहा कि टेम्परेरी, जब तक हमारी मशीन जो पूरी तरह से फंक्शनल नहीं होती है, तब तक आप हमें दबाने के लिए गड्ढा करके उस कचरे के, गीले कचरे को कम से कम अलाउ कर दे। तो अभी तक उस पर ज़्यादा कोई समाधान हो नहीं पाया है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे कोई ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी आए जिससे कचरा भी प्रोसेस हो जाए और लोगों को भी कम, खास करके स्मेल ना हो। तो वो स्मेल इसलिए हो रही है कि वो प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो उसमें बदबू पैदा हो जा रही है। यदि आप उसको प्रॉपरली डिस्पोज कर दें तो उसका, क्योंकि हमारा तो छोटा सा शहर है, बड़ी बड़ी नगर निगम हैं, बड़े बड़े म्यूनसिपल स्मार्ट सिटीज़ हैं, वहाँ पे सब जगह हो रहा है। तो उस तरह से हमें भी लगता है कि हमें भी कुछ ना कुछ इसमें कोशिश करेंगे। जैसे ही कोई एमसी के लोग लगे हुए हैं, इन्होंने लिखा भी है, कोई ऐसी मशीन हमारे ध्यान में आती है जो प्रोसेस करेगी इसको, तो जिससे लोगों को भी नुकसान ना हो और हमारा भी काम चलता रहे, उस तरह का कोई समाधान करने की बहुत आवश्यकता है, मैं ये समझता हूँ। आपने सर पंचायतों की बात की कि चलिए कूड़ा वगैरह की, लेकिन पंचायतों में सर अभी किस तरह से काम चल रहा है? सड़कें हैं, जो भी व्यवस्था है, अभी बरसात का मौसम उतर आया है, जैसे आप देख रहे हैं थोड़ी सी बरसात हो रही है और नाले चढ़ जा रहे हैं, क्योंकि मेन कारण नालों का चढ़ने का, एक तो उन्होंने वो अपनी तरफ खींच लिए हैं, दूसरा इनमें जो हाथ लग रहा है वो कूड़ा कचरा, जो भी कपड़े वगैरह सब इसमें डाल दिए जा रहे हैं। अभी शुरुआती चाड़ी रोड से जब आप आएंगे तो ये रोड पूरा ब्लॉक हो जाएगा, तो लोगों को पूरा घूम के आना पड़ता है सर। तो इसके लिए क्या व्यवस्था रहने वाली है अभी? देखिए, इस बार कोशिश की थी हमने, की थी और जारी है। अभी हमने पूरे चाड़ी रोड में ऊपर से लेके नीचे तक दोनों तरफ ड्रेन्स में जेसीबी घुमाई है इस बार, पूरे के पूरे इस 4 किलोमीटर के स्ट्रेच में। और क्योंकि इससे केवल रोड को समस्या नहीं है, पूरे बाज़ार को समस्या हो जाती है, क्योंकि शहर के ऊपर से जितना भी पानी आता है वो सारा शहर में आ जाता है। और हमने देखा कि कपड़े, प्लास्टिक, जो भी जूते, जो भी सामान होता है, लोग नाली में फेंक देते हैं, और जब बारिश आती है तो कहीं ना कहीं वो नाली में फंस जाता है, और पानी वो नाली में जाने की बजाय वो रोड पे आ जाता है। और रोड पे जितनी भी, तो इस बार पूरी जेसीबी लगा के हमने 15 दिन इसी काम को किया है कि ताकि इसमें कोई समस्या ना आए। और पिछली बरसात में भी हमने देखा बहुत कम, नहीं तो मुझे आशा थी, एक बहुत हैवी बारिश हुई 10 दिन पहले, तो उसमें रोड पे तो पानी आया, लेकिन इतना नहीं आया कि गाड़ियाँ या ट्रैफिक की जाम हो जाए या किसी को आने जाने में समस्या हो। तो आगे भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ड्रेन्स हैं इनको, क्योंकि मल्टीटास्क वर्कर हमने लगाए हुए हैं, हाथ से निकालना पड़ता है। देखिए, कूड़े को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, फेंकने को तो वो देरी नहीं लगाते हैं, लेकिन उठाने के लिए सरकारी कर्मचारी ढूंढते हैं कि ये आएँ और ये उठाएं।
अपने घर के आंगन के सामने उनको नहीं दिखता कि हम नाली में, क्योंकि कल को पानी रुकेगा तो उनके घर में जाएगा सबसे पहले। तो कम से कम लोगों को अपने घर के आसपास तो नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि जो पानी है उनको साफ दिख रहा है कि हम इस नाले में फेंक देंगे तो ये नाला तो ब्लॉक होना ही होना है और उस पानी ने उनके घरों को जाना ही जाना है। तो यही समस्या नीचे हम, ये सिर्फ चाड़ी रोड की समस्या नहीं है, हमारा मलान से लेकर सुनेड़ तक यही हालत है। नेशनल हाईवे के दोनों ओर पूरा मतलब जितने भी इवन इंडस्ट्री एरिया जितना भी अंदर है, इसमें भी पिछले 2 सालों से तो मैं ये देख ही रहा हूँ कि कोई बरसात ऐसी नहीं गई है जब इंडस्ट्री एरिया में पानी बहुत नहीं गया हो। कारण यही है कि नालियाँ जो हैं, देखिए अब मैं ये कहूँ कि ये जो नालियाँ थी किसी टाइम पे, ये जो कूलें हैं थी हमारी, इनके ऊपर लोगों ने अपने आने जाने के रास्ते बना लिए हैं। और साथ में जो पानी की ड्रेन्स थी उनकी जितनी चौड़ाई होनी चाहिए थी वो है नहीं, जितनी गहराई होनी चाहिए थी वो है नहीं। तो वो कई सिल्टिंग से भर गई हैं, कोई कूड़े कचरे से भर गई हैं। तो उस वजह से जो है ये जो सारी समस्या जो है, जो नेचुरली अपने आप ठीक हो जानी थी, नेचर ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया अपने लिए, ये पानी बह के आसानी से चला जाना था, लेकिन हमने उस पानी के रास्ते में जब रुकावट डाल दी तो उसका समस्याओं का फिर लोगों को समाधान करना पड़ता। हाँ ज़रूर हमें फिर हम जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसी को उस टाइम खुलवाएं, क्योंकि लोगों की समस्याएं हल करना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि लोगों ने नालों और खड्डों में ही अपनी कंस्ट्रक्शन जो है करना शुरू कर दी है, तो वो उस वजह से भी पानी थोड़ा जो है ऊपर आ जाता है सर। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, जैसे मैं सोचता हूँ कई बार कि जब लोग घर बनाते हैं तो उनको तो पक्का पता है कि यहाँ पे पानी, उनको लगता है कि इस नाले में तो 10 साल से पानी नहीं आया है, इस कूहल में ये जो चला हुआ है इसमें कई सालों से पानी नहीं आया हुआ है, लेकिन उन्होंने ये कैसे मान लिया कि इसमें आगे भी कभी पानी नहीं आएगा। नेचर का कोई पता नहीं है, हट फिर के क्या पता वही स्थिति आने वाली है जो आज से 50 साल पहले थी कि, और पानी बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि अब जो बरसात है वो बढ़ना शुरू हो गया। पिछले 3-4 सालों से बरसात ने अलग ही रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जो बरसातें कभी पहले हुआ करती थी उस तरह की बरसातें आना शुरू हो गई हैं और अचानक आती हैं। और ख़ास करके जो हमारा जो ये एरिया है, ये धौलाधार की कैचमेंट में है, पूरे का पूरा नगरोटा शहर, नगरोटा के आसपास की पंचायतें, 10-12 पंचायतें तो सीधी ही उसकी सीधी चपेट में आती हैं और यहाँ पे काफ़ी नुकसान होता है। और लोगों ने, मैं देखा कि बिल्कुल उन्होंने कोई अपने वो ये सोच, पता नहीं किस तरह से सोच के उन्होंने मकान बना लिए हैं, और मकान भी ऐसे बनाए हैं कि जो घर की तरफ को उस पानी की उतराई दे रखी है ताकि सारे का सारा पानी हमारे अंदर चला जाए। वो गाड़ी के लिए रास्ता उन्होंने डाउन किया है अपने घर की तरफ को, और गाड़ी तो जब जाए, लेकिन वो पानी जो है जब भी आएगा वो उनके घर में ही घुसेगा सबसे पहले, फिर वो लोगों के घरों में घुस जाता है, इवन अंदर सारा सामान उनका ख़राब हो जाता है। लेकिन हमने बार बार कहा कि आप कम से कम, ठीक है बाहर वाले नाले की तो प्रवाह मत करो, लेकिन अपने घर के चारों तरफ तो नाली बना के रखो, कम से कम उससे पानी बाहर निकल जाए। तो मैं देखा कई लोगों ने घर के बाहर भी नाली नहीं बनाई हुई है, और कई नहीं, मैं बोलता हूँ कि 30-40-70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने नालियाँ नहीं बनाई हुई अपने घर के चारों तरफ। नहीं तो पुराने ज़माने में अब हम तो बोलते हैं हम बड़े पढ़े लिखे हो गए हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, हमने बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गए हम, लेकिन जो पुराने बुजुर्गों की टेक्नोलॉजी है उसको हम नहीं मैच कर पाएंगे। हमने सारे पुराने सोर्स थे, पुराने टाइम पे कुएँ बॉडियाँ, उनसे पानी भरते थे, उनकी पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे, और कई प्रकार के, और सारे नेचर को मतलब जैसे देवता की तरह मानते थे हर नेचर की चीज़ को। जैसे बॉडी पे भी जूते डाल के नहीं जाना, कुएं पे भी पानी पूजा करनी उसकी, शादी होने पे ज़रूर उसके ऊपर जाना, जल देवता के पास जाना, मतलब कई प्रकार की रस्में थी हमारी। तो उन सबको छोड़ के हम बन गए मॉडर्न, और हमने अभी हम ये सोच रहे हैं कि हम इस पानी के तो अपने आप ही आएगा नहीं कभी भी, लेकिन जब आता है तो इनको पूछ के नहीं आता है और समस्या होती है, और हमें तो हल करनी है। हम तो उस टाइम उठ के किसी जो भी हमारे से पॉसिबल हर संभव सहायता हम करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि क्योंकि वो इमीडिएटली तो उनको फेस करना पड़ेगा, जो एकदम आ जाएगी समस्या तो उसी घर को फेस करनी पड़ेगी, पानी उनके घर में चला जाएगा। और मैक्सिमम लोगों के घर में कोशिश करते हैं हम कि जहाँ बहुत ज़्यादा समस्या उसको एकदम खोल दें। सर, नगरोटा के ही पास एक नेचुरल वाटर सोर्स है, वो बताया जा रहा है लोगों के माध्यम से कि वो भर गया है या वो उसमें कुछ गंदगी आ गई है, तो थोड़ा उसके बारे में बताया सर। ये मत्यारी के पास जो बहुत पुराना के लोग उसकी पूजा करते थे किसी टाइम पे, बहुत बड़ी एक बॉडी है, और उसका पानी पूरे शहर से लोग भर के ले जाते थे किसी टाइम पे। आज की डेट में घर नल लग गए हैं, इसलिए लोग शायद उस पानी को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी लोग, और मैं कई बार देखा गर्मियों में बच्चे उस जगह पे ज़रूर नहाने, क्योंकि साथ में एक पॉन्ड जैसा बना जिसमें बच्चे नहाते हैं, और छोटे बच्चे खास करके, और वहाँ पे शमशान घाट भी है। तो मैंने भी मेरे पास जो शमशान घाट पे जो व्यक्ति रहते हैं
उनका जो शमशान घाट को देखभाल करता है वो व्यक्ति वहीं रहता है, तो वो आया था मेरे पास। तो इस बार क्या हुआ कि जो हमारे जितनी भी सड़कें या दूसरी चीज़ें निकली हैं, तो इनकी वजह से जो सिल्ट है कूल से होते हुए वहाँ पहुँच गई है। तो जल शक्ति विभाग को हमने कहा है कि इसकी डिसिल्टिंग करें, ताकि जो हमारा प्राकृतिक स्रोत है और बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है और पौराणिक है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, तो उसकी स्थिति को सुधारा जा सके। जी। तो सर आपने अपना समय दिया, तो आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि यहाँ की जनता को और साथ में ही सारी जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से ट्रैफिक की बात की है, पशु की बात की है, और लगते हाथ ही जो नशा बढ़ रहा है यहाँ लोगों को, क्योंकि हेलमेट्स मैंने कहीं नहीं देखे, क्योंकि यहाँ से आपके रजंता में, यहाँ से आपके इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चे निकलते हैं, यहाँ पे किसी के पास हेलमेट नहीं होता है, ओवर स्पीड होती है, तो सर उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे लगा, मैंने पहले ये सोचा कि शायद स्पीड ब्रेकर लगाने से इनकी स्पीड जो है कम हो जाएगी। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी जगह स्पीड ब्रेकर लगवाए गए हैं जी। पर हमने मुझे कई बार देखते हुए हैरानी हुई कि स्पीड ब्रेकर को भी उसी स्पीड से पार करते हैं जी। और मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा सा मोटरसाइकिल फिसले तो बच्चों की तो जान चली जाएगी जिस स्पीड से चलते हैं। हमने चलान भी किया और जब चलान करने के बाद उनके माता पिता हमारे पास आ गए, सर बोला ऐसे ऐसे था, हमारे बच्चे थे, ये था वो था। तो मैंने कहा जब ये बच्चों को हम बार बार समझा के थक गए हैं, बोल बोल के थक गए हैं, ये मानते नहीं हैं, और जब इनको कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे, तब तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा। तो हमने कोशिश की कि कम से कम ऐसी चीज़ों, क्योंकि देखिए समझाना हमारा पहला काम है जी। हम नहीं चाहते कि किसी इनको पनिशमेंट दें, किसी पेनल्टी लगाएं या कोई कानून के तहत इनको कोई सज़ा दें, तो उससे बेटर है कि हम इनको समझा दें। तो उस समझाने के लिए हमने कोशिश की इनको। तो इसमें नशे की बात आप कर रहे हैं, नशे में मुझे लगता है कि देखिए अब इसमें किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। घर में सबसे पहले पता चलता है यदि बच्चा कोई ऐसी गतिविधि कर रहा है, रात को लेट आ रहा है, ज़्यादा मीठा खा रहा है, कोई ऐसी उसके कपड़ों में कोई ऐसी चीज़ मिल रही है, खास करके माता को जब पूरा पता लग जाता है कि वो बच्चा मेरा क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है जी। यदि आप उसको स्मेह रहते शुरुआत में नहीं पूछेंगे, मैंने एक बहुत दुखद आर्टिकल पढ़ा, वो इस ज़िले का नहीं, यहाँ हमीरपुर ज़िले से आज खबर लगी है एक, उसको पढ़ के मुझे बहुत दुख हुआ। उसमें बच्चे इंजेक्शन ले रहे हैं नशे के, और उसमें इंजेक्शन ले रहे हैं, और जो अब इंजेक्शन ले के जिस नस में इंजेक्शन लेते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो नस जो है वो फूल सूजती जाती है, और थोड़ी देर के बाद वो नस जो काम करना बंद कर देती है। तो कहने का मतलब कि जहाँ पे वो इंजेक्शन ले रहे हैं वो जगह उसमें इंजेक्शन दोबारा नहीं लेता है, तो उन्होंने शरीर के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ भी इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब, और वो एक तो कपल की बात कर रहे थे, क्योंकि नाम इसमें जाहिर नहीं करते हैं, उनकी जो पहचान है गुप्त रखी जाती है। तो एक तो लड़का लड़की हैं, उनकी शादी हुई है, लेकिन वो शादी के बाद भी नशे की ही गिरफ्त में है। पहले भी ले रहे थे, उन्होंने सोचा शादी करके बाद में सुधर जाएंगे, तो अब माँ बाप भी दुखी हैं, और एक के तो माँ बाप ने आत्महत्या कर। जैसे आप ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, चलान के एक्सीडेंट्स की सुधार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रपोजल दी हुई है कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाए। रडार लग जाएंगे, एक सुनेड़ मोड़ पे लग जाएगा, मलाह में लग जाएगा। जैसे ओवर स्पीडिंग, जैसे आप हाईवे पे जाते हो, आपकी 60 से स्पीड ऊपर गई, चलान अपने आप कट जाएगा ऑटोमेटिकली। वही यहाँ होने वाला है, क्योंकि ये पूरे स्ट्रेच में हमने प्रपोज किया कि इस पे लगाओ। धर्मशाला में तो सर लग चुके हैं। हाँ, तो हाई डेफिनेशन कैमरा लग जाएगा, वो अपने आप, किसी ने ना पुलिस ने देखना इनको, ना किसी ने, अपने आप रात चलो दिन चलो जब मर्जी चलो। यदि मेन रोड पे स्पीड दोगे तो चलान कटेगा, तो उससे कोई नहीं इनको मतलब बच पाएंगे ये। तो कहने का मतलब वो समाधान नहीं है। समाधान ये है कि आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हो, आप खुद अच्छे इंसान बनो, आपको क्या ज़रूरत है। और वाहन का ये मतलब नहीं है कि उसकी स्पीड जो है उड़ाने वाली हो जी। आप मतलब स्पीड ऑफ एयर से उसके साथ, मतलब हवा के साथ बातें करना शुरू कर दो, इतनी स्पीड नहीं होनी चाहिए, और कंट्रोल नहीं होगा आगे से। पता नहीं, हमारे रोड जो हैं ये इतनी स्पीड के लिए नहीं बने हुए हैं, और जो हमारी ड्राइविंग सेंस है वो भी ऐसी मैच्योर नहीं है। हम नहीं फॉलो करते हैं। हम आप फॉरेन कंट्री में चले जाइए, वहाँ लेन सिस्टम है, बेटिंग सिस्टम है, क्रॉस करने के लिए पैदल को सबसे पहले वो प्रेफरेंस देते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी है नहीं। हमने तो एक स्पीड बढ़ाना ही सीखी है, महंगे बहन माता पिता ले देंगे और स्पीड लेके नुकसान कर लेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि चाहे नशा हो, चाहे बच्चों को दूसरी जो और आदतें लग गई हैं, ख़ास करके ये
जो सोशल मीडिया है उस पे भी बच्चे जो हैं बहुत सक्रिय हो गए हैं, लेकिन वो गलत चीज़ों को वहाँ पे देखेंगे तो वो भी नुकसान का कारण बन सकता है। अच्छी चीज़ें भी हम ये मानते हैं कि मीडिया जो है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप देखिए उसको, लेकिन वहाँ पे नॉलेज लीजिए, अपने पढ़ाई की कोई सहायता हो उसको फॉलो करिए, ना कि आप वहाँ से कोई ऐसी चीज़ सीखें जो आपके लिए तो नुकसानदायक हो ही, आपके माता पिता के जीवन को भी संकट में डाल दे। तो हम यही प्रे करते हैं वैसे तो कि जो बहुत अच्छा क्षेत्र है, मैं ये मानता हूँ कि जो नगरोटा के लोग हैं आज से नहीं, कई देखिए हिंदुस्तान में यदि पहली मधुमक्खी आई है इंग्लैंड से तो वो नगरोटा में आई है, और भी रिसर्च सेंटर यहाँ पे है। तो भाई हिस्ट्री है इस जगह की, और लोग भी यहाँ पे दूसरे मतलब देशों से भी यहाँ पे आके बसे हुए हैं पुराने टाइम पे, आज़ादी से पहले से। तो विविधता है और एकता भी है और प्यार भाव भी है, लेकिन बीच बीच में कुछ लोगों की वजह से कई बार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो जनरली हम यही चाहते हैं कि कम से कम, क्योंकि ये एक सामाजिक हमारा तो दायित्व है ही है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सामाजिक दायित्व भी होना चाहिए। समाज को अभी सबको पता होता है कि इसके घर में ऐसी चीज़ हो रही है, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता, कोई बुरा नहीं बनना चाहता जी। तो देखिए कल को मान लो वो बुराई जो है वो दूसरे घर में है, तो तीसरे चौथे दिन वो हमारे घर में भी आनी ही आनी है। समाज जो है, यदि एक घर में कोई बुराई है तो वो दूसरे घर जो है थोड़े समय के लिए तो दूर रह सकते हैं, लेकिन पूरी उम्र के लिए वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। तो बुराई जो किसी न किसी वजह से उस घर में भी आनी है। तो हम जब सब मिलकर समाज में दूर करने की कोशिश करेंगे तभी बुराई दूर हो पाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके हम प्रयास करते रहते हैं। ख़ास करके कई बार हमारे से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आप स्कूलों में बच्चों का कैंप क्यों करते हैं नशे के ऊपर, क्योंकि हमारे पास ये स्थिति नहीं है कि हम हर घर घर जाकर इतनी मैन पावर या इतना टाइम या इतनी चीज़ें रिसोर्सेज, ताकि हम उनको घर घर जाके समझा सकें कि भाई नशा नहीं करना है, क्या करना है। तो बच्चों के स्कूल में जाके इसलिए कैंप करते हैं कि बच्चे जो हैं वो घर में अपने आस पड़ोस में यदि मैसेज दे देते हैं और बच्चे समझते हैं, मुझे पता है कि आज के बच्चे हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, डिजिटल जनरेशन है, और ये जिस तरह से पढ़ाई में इनके पूरे 100 के 100 नंबर आ रहे हैं, उससे लगता है कि इससे इंटेलिजेंट तो जनरेशन कभी हो ही नहीं सकती है। पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं और मेरिट आ रही हैं, और मेरिट में भी 100 बच्चा आ जा रहा है, टॉप 10 में ही 100 बच्चे आ जा रहे हैं। एक एक नंबर पे, एक फर्स्ट पोजीशन पे ही 2-3 बच्चे आ जा रहे हैं पूरे स्टेट में। तो इस तरह से हम समझते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, और हम इनको यही बताते हैं कि बच्चे जो हैं अपने घर में आस पड़ोस में बात करें, अपने रिश्तेदारों से बात करें कि ऐसा बताया गया कि इस नशे से ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। कम से कम जागरूकता तो आए, और हम समझते हैं कि जागरूकता आएगी। कोई हम देखते हैं, हमने एक एक्सपीरियंस किया, आप 2010-11 में एक अभियान चला, वैसे तो वो 1980 से चल रहा है। लोग शौच के लिए बाहर जाते थे, खुले में शौच जाते थे, तो शौचालय कोई नहीं बनाना चाहता था क्योंकि खुले में ही ज़्यादातर प्रैक्टिस थी। तो धीरे धीरे ऐसा अभियान चला, लोगों को समझाया गया, मानते मानते अब ये स्थिति है कि अब पहले तो लोग घर के बाहर टॉयलेट बनाते थे, आंगन के साथ या कोने पे किसी पे या पिछली तरफ, लेकिन आज की डेट में वो कमरे के साथ ही ड्राइंग का हिस्सा है। यदि वो मकान बना रहा है तो उसी कमरे के साथ वो अटैच्ड बाथरूम वगैरह बना रहा है। कहने का मतलब कि वो खुले की शौच की जो आदत है, क्योंकि अदरवाइज़ तो हर जगह गंदगी ही गंदगी। आज से 20 साल पहले जो था, पूरे आप किसी भी प्रदेश के हिस्से में चले जाएं यही हालत थी। लेकिन आज की डेट में अब कोई बाहर जाता है नहीं। नए बच्चे तो बाहर, अब मुझे बहुत खुशी होती है कि नए बच्चे तो अब कूड़ा भी नहीं फेंकते हैं जी। जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो उनको स्कूल में बताते हैं कि टॉफ़ी का छिलका अपने बैग में रखना है, ये चीज़ बाहर नहीं फेंकनी है, तो बच्चे फॉलो कर रहे हैं। वो कहीं बाहर वॉशरूम नहीं जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कहने का मतलब कि जनरेशन जो है धीरे धीरे बदलाव समझ लेता है। ये पर धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं कि ठीक है, जितनी कोशिश हो सकती है लोगों में, जितनी जागरूकता हम कर सकते हैं, जितने हम एफर्ट्स डाल सकते हैं उतनी पूरी कोशिश करते हैं। और मैं ही नहीं, मतलब मेरे सारे जितने भी यहाँ पे विभाग हैं, हम सब मिल के प्रयास करते हैं कि नगरोटा की जो भी समस्या हैं उनका तुरंत समाधान हो। मेरी तो ये कोशिश रहती है कि कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका काम जो है मैं अपना समझ के करूं, और उन लोगों को मैं सबसे पहले ये समझ के कि मैं आई एम द फर्स्ट पर्सन टू सर्व देम। ये यहाँ नहीं, मेरी हर जगह यही कोशिश रही है और आगे भी यही रहेगी। और लोगों का सहयोग हमारे को भी अपेक्षित होता है, क्योंकि अकेले हम भी ज़्यादा जितना कर सकते हैं लोगों के सहयोग से ही सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। तो जनता का सहयोग भी हमारे को मिलता है। जनता सब कुछ समझती है, वो उनको सब अच्छा है बुरे का सब पता होता है।
तो और उस तरह से ही, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं इसी वजह से किसी क्षेत्र की आगे विकास होता है और आगे उस क्षेत्र की पहचान होती है। जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अवेयर किया है और आई होप कि जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त वो भी शायद इस चीज़ को समझेंगे कि बरसात हो चाहे कोई भी चीज़ हो तो वो अवेयर रहेंगे उस चीज़ के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं नगरोटा के एसडी मुनीश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है वो नशे के लिए ये लोग प्रयासरत हैं और साथ ही साथ जिसकी आवारा पशु की हम बात कर रहे थे उसके लिए भी, और बरसात के लिए किस तरह से प्रयासरत हैं उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी। फिलहाल बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप देख रही है अनंत ज्ञान टीवी।